3/4 तो कैसा लगता है आसाम पे आके? कामाख्या माता का दर्शन, और जब भी आता हूँ तो जब फ्लाइट से इतना सुंदर सुंदर जंगल दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और अब इतनी अच्छी शोभा यात्रा निकली है और लोगों में जो आस्था है और रास के प्रति एक विश्वास है कि यहाँ पे ये हमारा सांस्कृतिक परंपरा जो है, ये इसमें हमको योगदान देना है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज रास का अर्थ समझा दूँ, तो बता दिया। आसाम के ये जो आपका थिएटर है ना, टूरिंग थिएटर होता है, मोबाइल थिएटर, इसके विषय में मैं सुन चुका हूँ। मेरे साथ मोहनजोदारो में दिगांता हजारिका एक एक्टर थे, यहाँ के बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने बहुत मुझे बताया था ये मोबाइल थिएटर के बारे में। बाकी असम का कोई नृत्य, असम में एक छाऊ है ना, छाऊ असम से है ना? छाऊ असम से है ना? पेड़ है ना? पेड़ नहीं, छाऊ एक डांस फॉर्म है। ओडिशा का है। बिहू एक बहुत अच्छा लगता है। सर सलाह क्या रहेगा आसाम का कला संस्कृति के लिए, आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगा? किसके लिए परामर्श क्या रहेगा सर? किसके लिए? आसाम की कला संस्कृति के लिए टेलीविजन या फिल्म इंडस्ट्री? देखिए हुआ क्या है, मैं बताऊं आपको। पिछले 50-60 वर्षों में ईशान्य भारत जो है ना, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो भारत से जोड़ने में पहले की सरकारें जो हैं वो बहुत असफल रही हैं। इसलिए वहाँ की कला संस्कृति मेन, जिसको हम, ये गलत है कहना, मुंबई दिल्ली वगैरह ये जो एरियाज़ हैं, इनमें उनका इतना प्रभाव कभी रहा नहीं। एक ओडिसी डांस फॉर्म केलुचरण महापात्र जी के कारण बहुत फेमस हो गया, बिहू भी बहुत फेमस है, लेकिन जो डिटेल में, जैसे किसी भी गुजरात का सबको पता है, वैसे नॉर्थ ईस्ट का सब कुछ इतना पता नहीं है। अब जाके नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनको जोड़ने का जो प्रयास पूरा हो रहा है, और बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब धीरे धीरे ये संस्कृति यहाँ पे लोग आना शुरू करेंगे, आ ही रहे हैं। काजीरंगा आते हैं, टी स्टेट्स में जाते हैं। बंगाल के विषय में पता है, लेकिन ऊपर और जाइए तो फिर जो 7 सिस्टर्स हम जिनको कहते हैं, उनके विषय में अब जाके धीरे धीरे लोग जाने लगे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के विषय में अब लोगों के मन में कुतूहल है, उत्सुकता है कि हम जानना चाहते हैं, ये अलग है। आज तक जितना देखा साउथ का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, उससे बहुत अलग है। तो अब धीरे धीरे ईशान्य के, पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो मेरी सोच में भारत से सही अर्थ में जुड़ेंगे। वो भारत के ही हैं, लेकिन इसके पहले अटल जी की जो सरकार बनी थी, तब से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रयास शुरू हुए, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 से 14 तक वो फिर से रुक गए। तो अब जो 14 से प्रयास हो रहे हैं, सौभाग्य हम लोगों का ये है कि यहाँ पर हेमंत बिस्वा जी हैं, शर्मा जी सीएम हैं, जो कि उन प्रयासों को और अपने परिश्रम से आगे लेके जाना चाहते हैं। तो देखिए, स्टेट और सेंटर का तालमेल नहीं रहेगा तो ये नहीं हो पाता। सर, आप ये मानते हैं कि हिमंत अच्छा काम कर रहे हैं? और देखिए, आज पूरे विश्व में जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, भारत को या उसके किसी राज्य को अपोलोजेटिक होके काम नहीं करना है कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम क्षमा, ऐसे नहीं। जो करना है सीना तान के करना है, जो कि हेमंत जी कर रहे हैं, और उससे असम बहुत आगे जाएगा बहुत जल्द, ये मेरा विश्वास है। वैसे ही अरुणाचल में भी किरण रिजिजू हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वहाँ पर।
जबकि वो सीएम नहीं है लेकिन केंद्र में मंत्री थे और अरुणाचल की बात बहुत प्रभावी ढंग से हर मंच पे रखते थे, तो ये आवश्यक है। तो सीएम का सपना है कि 5 राज्यों में से टॉप 5 में असम आए, वो सक्सेस हो सकता है ऐसे करने से, जो कर रहे हैं अभी, आप क्या सोचते? देखिए, किसी भी चीज़ का कोई भी सक्सेस होने के लिए सबसे पहले मन में वो एक इच्छा जागृत होनी चाहिए और उसके साथ में प्रयास वैसे होने चाहिए। अगर वो वैसे हैं तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन मन में इच्छा ही नहीं हो, प्रधानमंत्री बने हुए लोग भी अगर चुपचाप जिप लगा के बैठ जाएं तो भारत का, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं, मैं बोलूँगा, बोल सकता तो फिर भारत का विकास कहाँ गया, आपको तो पता है ना। सर, असम का मोबाइल थिएटर देखने और के लिए आएंगे? और कोई सर, असम का मोबाइल थिएटर देखने के लिए फिर कब आएंगे सर? अभी नहीं देखूं, अभी नहीं देखूं, नहीं देखा, आज नहीं देखा, नहीं अभी नहीं देखूं क्या? फिर कब आएंगे? अभी तो फिर कब आएंगे? मैं दिगांता को लेके आऊँगा, दिगांता हजारिका, आपके असम का बहुत अच्छा एक्टर है, मेरा दोस्त है, उसको लेके आऊँगा। सर, आप जाकिर नाइक के बारे में बोला था स्टेज पे, हमारे असम में भी एक आदमी है बदरुद्दीन अजमल, वो बहुत विच्छिन्नतावादी मंतव्य दिया है, कम्युनल स्पीच दे रहा हो असम पे, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने उसकी स्पीच सुनी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता क्या उन्होंने बोला, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जितने लोग हैं वो इस्लाम से हैं ना, वो अपने विषय में बात करें। जाकिर नाइक का जो मैंने बोला, उन्होंने कृष्ण के विषय में गलत चीज़ें कही है ना, तो इस्लाम के विषय में कोई गलत चीज़ कहता है तो कैसे आप फतवा निकालते हो, है कि नहीं। तो कम से कम हमारा जो दर्शन है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा मैया है, हमारे जितने देवी देवताएं हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, जिन राज्य महान संस्कृति संपन्न राज्य है, महान पुरुषों का आशीर्वाद यहाँ बना हुआ है। श्रीमंत शंकर देव ने फिर इस युग में लोगों को ज्ञान दिया है और धर्म मार्ग पर चलने के लिए आज्ञा दी है। ये महाराष्ट्र संस्कृति का प्राण है, सनातन संस्कृति का, असमिया संस्कृति का प्राण है। बहुत अच्छा लगा और मैं समस्त असम वासियों से ऐसे उत्सव को, महाराष्ट्र को और ज़्यादा मनाने के लिए आह्वान करता हूं और भगवान कृष्ण का कृपा, राधा रानी का कृपा असम वासियों पर, राज्य पर, सब पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। आजिरे पड़ा आगंतुक 13 दिन गोटे नलबारी বৃন্দাবন হৈ পৰিব আৰু এই বৃন্দাবনৰ শুভাৰম্ভণি জগতগুৰু শংকৰাচাৰ্য অধ্যক্ষানন্দজীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিলে আৰু যাৰ ছবি আমাৰ সদায় মনত শ্ৰীকৃষ্ণ হিচাপে থাকে। মহাভাৰতৰ শ্ৰীকৃষ্ণ খ্যাত নীতিন ভৰদ্বাজী আহি যি ধৰণে আশীষ বচন দিলে আৰু ৰাসৰ গুৰ তত্ত্ব বা তত্ত্ব কথাখিনি যি ধৰণে আমাক ক'লে, মই ভাবোঁ যে এই তত্ত্বই আমাক সকলোকে কৃষ্ণ প্ৰেমত বিলীন হৈ এই বৃন্দাবন নলবাৰীক এক বৃন্দাবন সদৃশ পৰিৱেশ কৰিব আৰু এই আগন্তুক 13টা দিনেই সকলো আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে নলবাৰী প্ৰকৃত বৃন্দাবন হৈ পৰক আৰু এই বৃন্দাবনতে কৃষ্ণ ভক্তি উজ্বলি উঠক, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আমি এই ৰাসৰ লগত বহুকেইটা নতুন নতুন সংযোজনো আমি কৰিছোঁ। 90 বছৰীয়া এই মৃন্ময় ৰাসৰ লগত এইবাৰ আমাৰ জীৱন্ত ৰাস, পুতলা নাচৰ ৰাস, গ্ৰন্থমেলা, বাণিজ্য মেলা, নলবৰীয়া হাট, ভাৰত মাতা পূজনকে আদি কৰি অজস্ৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ। এই প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীয়ে আমাৰ সফল হওক আৰু গোটেই অসম নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, বিশ্বৰ কৃষ্ণ ভক্ত ইয়ালৈ আহি এই বৃন্দাবনত কৃষ্ণ ভক্তিৰ বিলীন হৈ যাওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আচলতে বহুত মানুহে ভাৰতবৰ্ষৰ এই ব্যৱস্থা বা ধৰ্মীয় গুৰুৰ ব্যৱস্থাবিলাকক অলপ অলপ জানে কাৰণে বিপদ। অল্প বিদ্যা ভয়ংকৰী, তেওঁলোকে প্ৰকৃত বিদ্যাবিলাক জানি লওক, তেতিয়া আচল কথাবিলাক ক'ব। মই সেইকাৰণে বহুত অল্প বিদ্যা মানুহৰ লগত কথা ক'ব ভাল নালাগে। এইবিলাক অল্প বিদ্যা। ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ধামৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক আছে। বিতৰ্ক নাই বুলি মই কোৱা নাই, বহুকেইখন ধামৰ, আমাৰ 4খন ধামৰে নহয় আৰু বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানৰো এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক আছে। আমি হ'লোঁ ভক্ত, আমাৰ কাৰণে সকলো সন্তই আমাৰ
যোনে আমাক দৰ্শন দিব পাৰে, যোনে ধৰ্ম বিলাব পাৰে, যোনে সনাতন সংস্কৃতিক বিলাব পাৰে, তাকে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আমাৰ কাৰণে কোন গুৰু কি হয় কি এইবিলাক আলোচনা ভক্তই নকৰে। এইবিলাক আলোচনা কৰে ভক্তিৰ নামত যিবিলাকে দালালি কৰে, ভক্তিৰ নামত যিসকলে দোকান চলায়, তেওঁলোকে এইবিলাক আলোচনা কৰে। আমি ভক্ত, আমাৰ কাৰণে গুৰুৱে পৃথিৱীত গুৰু এজন হ'ব নোৱাৰে নহয়, 100জন গুৰু হ'ব পাৰে। যিসকল ভক্তিৰ দালালি কৰে, ভক্তিৰ বেপাৰ কৰে, তেওঁলোকে এইবিলাক কথা পাতে। আমি ভক্তসকলৰ কি প্ৰয়োজন আছে? ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক প্ৰকাৰ কিছুমান মানুহৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এই ক্ৰেজটোৱে ভক্তিৰ দালালি বা ভক্তিৰ বেপাৰ বুলি কয়। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল ভক্ত হ'বলৈ শিকক। ভক্ত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া গুৰুৰ সমালোচনা নকৰে। কোন মই চিনিও নাপাওঁ সেইবিলাক মানুহক, মই কাৰো নাম কৈ কোৱা নাই। ভক্তিৰ বেপাৰ বাদ দি, ভক্তিৰ দালালি বাদ দি ভক্ত হ'বলৈ শিকক। আমি ভক্ত হওঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনী সংস্কৃতিক বিকৃত ৰূপত প্ৰতিস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এচাম মানুহে কাম কৰি আছে। সি জাকিৰ নায়কে হওক বা বেলেগ বহুত মানুহৰ নাম মই ল'ব যোৱা নাই, কিন্তু এটা কথা সঁচা কথা যে ভাৰতৰ এই সনাতনী সংস্কৃতিৰ ওপৰত ভাৰতৰ মাটিত কোনোৱে আঙুলি টোৱাই কথা ক'ব নোৱাৰিব। যিয়ে আঙুলি টোৱাই কথা ক'ব তাক উচিত মূল্য দিবৰ কাৰণে প্ৰতিজন ভাৰতীয়, প্ৰতিজন সনাতনী মানুহ সদায় সুৰক্ষাৰ কাৰণে থিয় হৈ থাকিব। তাৰ কাৰণে কাৰোৱে নাম ল'ব নালাগে, মই কাৰো নাম লোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু সনাতনীৰ ওপৰত আঙুলি টোৱাই কোনেও কথা ক'ব নোৱাৰিব। এইখন ভাৰতবৰ্ষ, এইখন সনাতনী সংস্কৃতিৰ দেশ। ইয়াত কোনেও সনাতনী সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'ব নোৱাৰিব। সি জাকিৰ নায়কে হওক বা কোন নায়কে হওক, কোন ৰহমানে হওক, কোন হুছেইন হওক, আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই।